Hello and welcome. This is part second of chapter 7 Environment and Natural Resources. इस वीडियो में हम चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप अपना इस चैप्टर से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इसे सबमिट करके आप अपने स्कोर भी जान सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 21. इंडिया साइंड एंड रेक्टिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन. भारत ने कब क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी पुष्टि की थी? ऑप्शन 1 अगस्त 2005, ऑप्शन 2 अगस्त 2004, 3 अगस्त 2003 या ऑप्शन 4 अगस्त 2002. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. कब सिग्नेचर किए थे इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 अगस्त 2002. क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को जापान के शहर क्योटो में एडॉप्ट किया गया था और ये लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 को, जिस पर इंडिया ने साइन किए थे 26 अगस्त 2002 को. अभी तक इस पर टोटल 192 कंट्रीज सिग्नेचर कर चुकी हैं और क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC को ही लागू करने की दिशा में एक कदम था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज WWF स्टैंड्स फॉर. WWF का पूरा नाम है ऑप्शन 1 वर्ल्ड वाइल्ड फाउंडेशन, ऑप्शन 2 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ऑप्शन 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ या ऑप्शन 4 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. क्या है फुल फॉर्म WWF की? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 अप्रैल 1961 को और जिसका एम है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और इन्वायरमेंट पर ह्यूमन इम्पैक्ट कम से कम हो, ये इसके लिए काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द फेस्टिवल टू सेव फॉरेस्ट एंड प्लांट न्यू ट्रीज इज नोन एज. भारत में जंगल बचाने और नए पेड़ लगाने के त्यौहार को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 वन महोत्सव, ऑप्शन 2 इंडियाज फॉरेस्ट डे, ऑप्शन 3 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या ऑप्शन 4 इंडिया इन्वायरमेंट डे. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 वन महोत्सव. इसकी शुरुआत की गई थी 1951 में के एम मुंशी के द्वारा, जो कि उस समय यूनियन मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री के. इसकी शुरुआत की गई थी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ताकि लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और नए पेड़ लगाने के प्रति जागरूक हो सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन. भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन 1 1972, ऑप्शन 2 1975, 3 1978 या 4 1980. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1972. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था सितंबर 1972 को एनिमल्स की स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल वाज फॉर्म्ड इन. विश्व मूलवासी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1986, ऑप्शन 3 1976 या ऑप्शन 4 1988. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. किस वर्ष इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1975. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, जो कि इंडिजीनियस पीपल्स के इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी. इसका हेडक्वार्टर था कनाडा में. ये 1996 में डिसॉल्व हो चुकी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज UNFCCC स्टैंड्स फॉर। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन 3 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, या ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कंजर्वेशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है फुल फॉर्म UNFCCC की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंटार्कटिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अंटार्कटिका निम्न में से किस चीज़ में दुनिया में सबसे बड़ी है? ऑप्शन 1 डेजर्ट, ऑप्शन 2 माउंटेन्स, ऑप्शन 3 वोल्केनोज, या ऑप्शन 4 प्लेटोज। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस रूप में इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट माना जाता है अंटार्कटिका को? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 डेजर्ट। अंटार्कटिका डेजर्ट जो कि पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये टोटल 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये पृथ्वी का सबसे कोल्डेस्ट एंड आइसोलेटेड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स इंडिजीनियस पीपल्स एज। भारत सरकार मूलवासियों की पहचान किस रूप में करती है? ऑप्शन 1 शेड्यूल ट्राइब्स, ऑप्शन 2 रिफ्यूजी पीपल, ऑप्शन 3 प्रिजनर्स ऑफ वार, या ऑप्शन 4 आउट क्लास पीपल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इंडिजीनियस पीपल्स को किस रूप में माना जाता है या जाना जाता है इंडिया में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 शेड्यूल ट्राइब्स। आदिवासी समूह जिन्हें इंडिजिनियस पीपल या ट्राइबल पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है, इनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स टर्म यूज की गई है, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन 7.5% रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट ऑफ द ब्रॉडलैंड कमीशन इज। ब्रॉडलैंड आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन 1 आवर अर्थ फ्यूचर, ऑप्शन 2 आवर यूनिक फ्यूचर, ऑप्शन 3 आवर कॉमन फ्यूचर, या ऑप्शन 4 आवर फ्यूचर जनरेशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है ब्रॉडलैंड कमीशन की रिपोर्ट का नाम? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अवर कॉमन फ्यूचर। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, जिसे अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, ये रिलीज की गई थी 1987 में बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है इसको ये हाईलाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाज एक्सेप्टेड इन। साझी परंतु भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांत को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? ऑप्शन 1 दिल्ली डिक्लेरेशन, ऑप्शन 2 पेरिस डिक्लेरेशन, ऑप्शन 3 जकार्ता डिक्लेरेशन, या ऑप्शन 4 रियो डिक्लेरेशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस डिक्लेरेशन के द्वारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन या अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई थी, इसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया था, जिसका मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज़ का चूँकि डेवलपमेंट हो चुका है तो उन्हें CO2 इमिशंस अधिक कम करना चाहिए या इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बनती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पृथ्वी को सबसे अधिक पॉल्यूटेड किया गया है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन 1 मीथेन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 CFC या 4 ऑक्सीजन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑक्सीजन। ये तीनों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन बीइंग जनरेट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय। मनुष्य सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उत्पन्न करता है? ऑप्शन 1 लैंड क्लियरिंग, वनों को खत्म करके, ऑप्शन 2 अर्बनाइजेशन शहरीकरण, ऑप्शन 3 न्यूक्लियर पावर जनरेशन परमाणु ऊर्जा उत्पादन के द्वारा, या ऑप्शन 4 बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन जलाकर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्पन्न की जाती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण 85% कार्बन डाइऑक्साइड का कारण जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जलाना है, जैसे कोयल, नेचुरल गैस, ऑयल आदि को जलाने से सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स इज। वैश्विक साझी संपदा का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्शन 1 सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन 2 ई लर्निंग कंपनीज, ऑप्शन 3 प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, या ऑप्शन 4 इंश्योरेंस सेक्टर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसको हम वैश्विक साझी संपदा ग्लोबल पब्लिक गुड्स में शामिल करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सी या ओशियन ग्लोबल कॉमन में आएगा। किसी देश के कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल मील तक की समुद्री सीमा उस देश की टेरिटरी में आती है। 12 नॉटिकल मील्स के बाद का एरिया ग्लोबल कॉमन में आएगा, जिसका यूज सभी देश मिलकर कर सकते हैं। सी लेंस के थ्रू बड़ी संख्या में शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसका यूज सभी कंट्रीज मिलकर करती हैं, क्योंकि ये ग्लोबल कॉमन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द होल इन द ओजोन लेयर अबव अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद सबसे पहले कब खोजा गया था? ऑप्शन 1 1890, ऑप्शन 2 1950, ऑप्शन 3 1985 या 4 1995। सोचिए कब डिस्कवर किया गया था, कब हमें पता चला था ओजोन लेयर में होल छेद जो है वो कब देखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1985। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे साइंटिस्ट, जिसमें 3 साइंटिस्ट शामिल थे, फॉरमैन, गार्डनियर एंड सैंकलिन, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी मई 1985 में, जिसमें बताया गया था कि साउथ पोल की तरफ ओजोन लेयर डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट मेड बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस ओजोन डिप्लेशन वाज। ओजोन क्षरण को कम करने के लिए देशों के बीच किए गए समझौते का क्या नाम है? ऑप्शन 1 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन 3 रियो अर्थ समिट, या ऑप्शन 4 कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या नाम है उस एग्रीमेंट का जो कंट्रीज के बीच में हुआ है टू रिड्यूस ओजोन डिप्लेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1987 में किया गया था, जिसमें ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस को कम करने का प्रोविज़न है, ताकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करके अर्थ को सेव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 2 दिसंबर, ऑप्शन 2 13 अक्टूबर, ऑप्शन 3 12 अगस्त, या ऑप्शन 4 27 जनवरी। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है,
इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 2 दिसंबर। नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे जो लोग भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए थे उनकी याद में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज ए रिसोर्स कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट। पानी एक ऐसा संसाधन है जिसे सबसे अधिक माना जाता है। ऑप्शन 1 रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन 3 डिग्रेडेबल बट मेंटेनेबल, या ऑप्शन 4 नॉन डिग्रेडेबल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसमें कंसीडर होता है वाटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 डिग्रेडेबल बट मेंटेनेबल। वाटर इज डिग्रेडेबल रिसोर्स ड्यू टू इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल, लेकिन पानी को प्यूरिफाई भी किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा डिग्रेडेबल बट मेंटेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल असेंबली ऑफ यूएन कन्वेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट UNCHE एट। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ और कब किया। ऑप्शन 1 स्टॉकहोम 1972, ऑप्शन 2 टोक्यो 1972, 3 न्यू दिल्ली 1972, या 4 पेरिस 1972। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 स्टॉकहोम 1972। UNCHE कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है। ये इन्वायरमेंट पर फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा स्वीडिश गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिको मूवमेंट वाज लीड बाय। एपिको मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन 1 काशीराम, ऑप्शन 2 सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 3 विनोबा भावे, या ऑप्शन 4 श्री पांडुरंग हेगड़े। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसने लीड किया था एपिको मूवमेंट को। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 श्री पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। एपिको जो कि कन्नड़ का शब्द है, इसका अर्थ है हक करना। ये साउथ इंडिया का पहला ऐसा इन्वायरमेंटल मूवमेंट था जो कि लार्ज स्केल पर चलाया गया था। ये आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रेरित था। चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिपको मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन। चिपको आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था। ऑप्शन 1 मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सवादी विचारधारा, ऑप्शन 2 रूसो आइडियोलॉजी, रूसो की विचारधारा, ऑप्शन 3 गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीवादी विचारधारा, या ऑप्शन 4 लुइस अल्थुसर आइडियोलॉजी, लुइस अल्थुसर की विचारधारा। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किस विचारधारा पर आधारित था चिपको मूवमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीवादी विचारधारा। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस गांधी जी के अहिंसक सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें प्रोटेस्टर्स पेड़ से चिपककर उन्हें कटने नहीं देना चाहते थे। तो इस तरह ये नॉन वायलेंस मूवमेंट का तरीका प्रोटेस्टर्स ने अपनाया था। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।